Hello students, welcome to Learn Me Now. Today we are going to solve model question paper for class 10th board. जैसे कि हम सब जानते हैं कि 2022 का जो 10th का बोर्ड एग्ज़ाम होना है वह 2 टर्म में होगा। फर्स्ट टर्म में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और सेकेंड टर्म सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला होगा। तो आज हम लोग इस वीडियो में जैक के द्वारा दिए गए 5 मॉडल सेट में से इंग्लिश का सेट 4 को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो इंग्लिश का जो ये क्वेश्चन पेपर होगा वो 1.5 घंटे का होगा। इसमें 40 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क आपको मिलेगा और हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए जाएंगे जिसमें से जो सुटेबल आंसर होगा वो आप करेक्ट करेंगे, उसको मार्क करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर में पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है पैसेज में से। आपको रीडिंग सेक्शन जो पैसेज होगा उसमें 2 पैसेज दिए जाएंगे, हर एक पैसेज में 5 क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे, मतलब एक पैसेज में से आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व द पैसेज। हेलेन केलर was born in 1880 at Tuscumbia. When she was only 19 months old, she had a strange kind of fever. The fever left her blind and deaf. Helen used simple signs to tell what she wanted. For example, a shake of the head meant no and a nod meant yes. A pull meant come and a push meant go. But often she found it difficult to communicate with others. This made her angry. In her anger, she would dash things to the floor. Sometimes she would even lock her mother in the kitchen. तो ये पैसेज हेलेन केलर के बारे में बताया गया है जिसको कि 19 महीने की उम्र में बुखार हुआ था और वो डीफ और ब्लाइंड हो गई थी, ब्लाइंड एंड डीफ हो गई थी। तो चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दिस पैसेज इज ऑन द लाइफ ऑफ। ये पैसेज किसकी लाइफ पर है? हम जानते हैं ये पैसेज किसकी लाइफ पर है? हेलेन केलर पर। हेलेन की मदर, उसके फादर पर ये नहीं है, हेलेन केलर पर है, इसलिए आंसर शुड बी बी, हेलेन केलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन टू हेलेन व्हेन शी वाज ओनली 19 मंथ्स ओल्ड। जब वो केवल 19 महीने की थी तब उसके साथ क्या हुआ था? क्या उसको एक्सीडेंट हुआ था? नहीं। मेले में खोई थी? नहीं। किडनैप किया गया था? नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? सी हैड अ स्ट्रेंज काइंड ऑफ फीवर। उसको एक विचित्र तरह का बुखार हुआ था। आंसर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रेंज फीवर लेफ्ट हेलेन। उस स्ट्रेंज फीवर ने हेलेन को किस तरह छोड़ दिया? हेलेन के साथ क्या इफेक्ट हुआ उसका? तो ए, ब्लाइंड एंड डीफ। क्या वो ब्लाइंड और डीफ हुई थी? बी, ब्लाइंड और डम्ब हुई थी? सी, लैम और डम्ब हुई थी? डी, डीफ एंड डम्ब। नहीं, आंसर ए सही है कि वो ब्लाइंड एंड डीफ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड हेलेन्स एंगर। हेलेन को क्रोध क्यों आता था? ए, क्या उसको बात करने में परेशानी थी? बी, कि डांस करने में परेशानी थी? सी, पढ़ने में परेशानी थी? डी, वॉक करने में परेशानी थी? तो उसको कौन सी डिफ़िकल्टी थी? कम्युनिकेट करने की, क्योंकि वो सुन नहीं सकती थी, तो नहीं सुन पाने के कारण बोल भी नहीं पाती थी और इसीलिए उसको बहुत क्रोध आता था कि वो अपनी बात दूसरों को बोल नहीं सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स टू कन्वे। पैसेज में से आपको ऐसा वर्ड ढूंढना है जिसका अर्थ होता है कन्वे करना, अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना। ए, डिफ़िकल्ट, तकलीफ। बी, एंगर, क्रोध। सी, कम्युनिकेट, बातचीत करना। डी, स्ट्रेंज, विचित्र। तो कन्वे का अर्थ होता है अपनी बात को आगे बढ़ाना, दूसरों तक पहुंचाना। ये सही आंसर होगा सी, कम्युनिकेट। अब देखें दूसरा पैसेज आ गया। इस पैसेज में से भी 5 क्वेश्चंस होंगे। तो देखें पैसेज क्या है। केबल टीवी हैज़ कम टू स्टे, इट हैज़ गोट अ कॉर्नर इन मोस्ट अर्बन होम्स टुडे। फॉर सम इट इज ए सिंबल ऑफ सोशल स्टेटस, फॉर अदर्स अ नेसेसिटी फॉर कीपिंग इन ट्यून विद द टाइम्स। Parents have realized that the cable has become a power in itself, for although it is slowly wearing off, the charm still remains. So, it is no longer a craze, it is a phenomenon. The effect of cable TV on children is so strong that it cannot be ignored. Children are often heard discussing an extra channel with their friends.
Cable TV brings a new world of sheer entertainment and awareness of a new culture to our homes. It has exposed the young to a foreign culture also. But disturbance of academic routine, absence of sports, reading and other creative hobbies are some of the powerful problems. The price is thus heavy to be paid for viewing cable TV. चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. 6. Why has the cable TV got a corner in most urban homes? क्यों अधिकतर शहरी क्षेत्र के घरों में टीवी घर के एक कोने में जरूर रहता है. मतलब टीवी क्यों लगाया जाता है? ए. इट इज़ ए सिंबल ऑफ सोशल स्टेटस. क्या ये सोशल स्टेटस का सिंबल है? बी. इट हैज़ बिकम ए नेसेसिटी. क्या ये आवश्यक हो गया है? सी. इट इज़ नॉट कॉस्टली. यह महंगा नहीं है. डी. बोथ ए एंड बी. तो हम देखते हैं ये सोसाइटी का सोशल सिंबल भी हो गया है और दूसरा कि अपने आप को करंट के टाइम से, करंट के ट्रेंड से जोड़ने के लिए नेसेसिटी भी हो गई. इसलिए करेक्ट आंसर होगा डी, बोथ ए एंड बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ केबल टीवी ऑन चिल्ड्रन? बच्चों पर केबल टीवी का क्या असर पड़ता है? ए. चिल्ड्रन आर इम्प्रूविंग देयर आईसाइट. क्या उनकी आईसाइट बढ़ रही है? बी. क्या वे ज़्यादा डिसिप्लिन हो रहे हैं? सी. क्या वे एक्स्ट्रा चैनल के बारे में बात कर रहे हैं? डी. क्या वे अच्छे नंबर ला रहे हैं? तो केबल टीवी देखकर बच्चे क्या करते हैं? सुना जाता है कि बच्चे एक्स्ट्रा चैनल के बारे में गॉसिप करते रहते हैं. इसलिए सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, व्हाट प्रॉब्लम्स ऑफ व्यूइंग केबल टीवी आर मेंशन्ड इन द पैसेज? पैसेज में केबल टीवी देखने से क्या प्रॉब्लम होता है, क्या बताया गया है कि कौन सा प्रॉब्लम होता है? ए. डिस्टर्बेंस ऑफ एकेडमिक रूटीन. क्या स्कूल की पढ़ाई करने में डिस्टर्बेंस हुआ है? बी. स्पोर्ट की कमी हो गई, खेल कूद में लोग बच्चों की कमी हो गई है, या फिर दूसरे क्रिएटिव हॉबीज़, दूसरे क्रिएटिव आदतों की कमी हो गई है, वे बच्चे अब नहीं कर रहे हैं. तो डी, ऊपर के सभी. तो हाँ, यह सच है. केबल टीवी होने से बच्चे पढ़ाई कम करते हैं, खेलते कम हैं और अपने हॉबीज़ के काम भी कम करते हैं. इसलिए आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स द नीड फॉर समथिंग? किस वर्ड का मतलब होता है कुछ चीज़ की आवश्यकता होना? सिंबल नहीं. नेसेसिटी, हाँ, नेसेसिटी मतलब आवश्यकता होता है. रियलाइज, पहचान करना नहीं. इंटरटेनमेंट नहीं. तो हमारा करेक्ट आंसर होगा बी, नेसेसिटी. नेक्स्ट, फाइंड द एंटोनिम ऑफ इग्नोरेंस फ्रॉम द पैसेज. पैसेज में इग्नोरेंस का एंटोनिम, इसका ऑपोजिट वर्ड होगा, उल्टा अर्थ वाला वर्ड होगा. तो इग्नोरेंस क्या होता है? अज्ञानता, किसी चीज़ को नहीं जानना. तो इसका उल्टा क्या होगा? डिस्टर्बेंस नहीं. बी. एकेडमिक, पढ़ाई लिखाई नहीं. सी. अवेयरनेस, हाँ. डी. एब्सेंस, अनुपस्थित. तो जो लोग अज्ञानता की बात करते हैं तो अवेयरनेस का मतलब होता है सावधान होना, सावधानी पूर्वक करना. तो जिसको अननोइंगली करना, उसके बदले अवेयरनेस होता है, अपोजिट. नेक्स्ट आता है आपका राइटिंग सेक्शन, जिसमें एक लेटर का फॉर्मेट गिवन होगा और उसमें से कहीं कहीं कुछ कुछ वर्ड आपको फिल करने हैं फॉर्मेट में, लेटर में, और इसमें से आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे. तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं. एज्यूम योर सेल्फ एज अनिल और अनीता. राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इन्वाइटिंग हिम और हर टू स्पेंड द समर वैकेशन विथ यू. कंप्लीट द इनफॉर्मल लेटर बाय चूजिंग सुटेबल ऑप्शन. तो आपको मानना है कि आप या तो अनिल हैं या फिर अनीता हैं. आपको अपने फ्रेंड को लेटर लिख के इन्वाइट करना है कि अगली बार जो गर्मी की छुट्टी आ रही है उसमें वो आपके घर आके आपके साथ छुट्टी बिताए. तो ये एक इनफॉर्मल लेटर, इसको कंप्लीट करना है. स्टार्ट करते हैं. बिस्टुपुर, जमशेदपुर एड्रेस है. डेट है 23 अक्टूबर 2021. एड्रेस किया गया दोस्त को डियर रवि. अब शुरू होता है लेटर, बॉडी ऑफ द लेटर. आई एम ग्लैड टू रिसीव योर लेटर. इट इज़ लॉन्ग सिंस वी डैश. देखें क्या ऑप्शन है? मेट, मीट, मीटिंग, मीट. तो ये बहुत दिन हो गया जब से हम लोग नहीं मिले हैं. तो नहीं मिले हैं, इसके लिए मेट होगा. पास की बात हो रही है कि हम लोग मिले नहीं बहुत दिनों से, तो ये ए नंबर होगा, मेट. नेक्स्ट है, आई हैव जस्ट कम बैक फ्रॉम माई विलेज. आई वॉज देयर डैश 10 days. तो मैं अभी गांव से आया हूँ और वहाँ पर मैं 10 days के लिए था. तो इसलिए 12 का आंसर 4 होगा. ऑफ नहीं होगा, फ्रॉम नहीं होगा, सिंस नहीं होगा, 4 होगा. नेक्स्ट, देयर वॉज नो ह्यू एंड डैश ऑफ द अर्बन लाइफ. ह्यू एंड क्राई, ये एक प्रोवर्ब है.
इसलिए इसमें क्या होगा, ह्यू एंड क्राई, शोरगुल को कहते हैं, नॉइज, लाफ, साउंड नहीं होगा। नेक्स्ट है, इट वॉज ए वेरी नाइस एक्सपीरियंस, आई डैश यू टू कम टू माई विलेज ड्यूरिंग द कमिंग समर वेकेशन। ऊपर में ही हमने पढ़ा है कि अपने दोस्त को इनवाइट करना है, तो यहाँ सीधे इनवाइट होगा, बिल्कुल श्योर है। इनवाइट, ऑर्डर, थैंक, थ्रेटन, दोस्त को हम ऑर्डर नहीं करेंगे, थैंक यू भी नहीं बोलेंगे, चेतावनी भी नहीं देंगे, उसे हम इनवाइट करेंगे क्योंकि हमारे यहाँ उनको आना है। नेक्स्ट, योर डैश फ्रेंड अनिल और अनीता, तो योर के बाद क्या होता है, लविंग, देखिए हैं यहाँ पर बिलवेड, लविंगली, लविंग, लवली, तो लविंग होगा, योर लविंग फ्रेंड। योर लविंगली होता तो फिर फ्रेंड नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट आता है ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन में आपको टोटल 8 क्वेश्चंस होंगे और उसके 8 मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए देखें ग्रामर क्या है। पिक आउट द सुटेबल चेंज फ्रॉम डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आपको यहाँ डायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन गिवन है, आपको इसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है और जो सुटेबल आंसर होगा वो सही होगा। लेट्स रीड द क्वेश्चन। रानी सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग। तो जैसा कि इनडायरेक्ट स्पीच को चेंज करने का तरीका है, ये हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, तो इसमें हम जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होगा उसको आस्क्ड करेंगे। तो ए में भी रानी आस्क्ड है, बी में भी रानी आस्क्ड है, तो इन दोनों में से होगा। रानी टोल्ड नहीं होगा, रानी सेड नहीं होगा, सी एंड डी इनकरेक्ट हो गया, गलत। 2 में से हमें छांटना है, ए और बी। रानी आस्क्ड मी दोनों में है। वेयर वॉज आई गोइंग या वेयर आई वॉज गोइंग। तो हम जानते हैं कि हमारा जो इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस होता है वो ऑलवेज एसर्टिव सेंटेंस होता है, इसलिए एसर्टिव सेंटेंस होने के कारण हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच होगा वो उसमें पहले सब्जेक्ट होगा, देन वर्ब होगा, उसके बाद आगे कुछ भी कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट होगा। तो ए में वेयर वॉज आई गोइंग, वॉच पहले अगर वर्ब लगाते हैं तो फिर क्वेश्चन मार्क लगाना होगा, जो कि इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं होता, इसलिए ए गलत है, बी सही है। रानी आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, रितु सेड टू मी आई शो अ मूवी। इसको भी इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, तो ये बात ये एसर्टिव सेंटेंस है, रिपोर्टेड स्पीच, इसलिए यहाँ पर दैट लगेगा। रितु सेड टू मी, तो मी ऑब्जेक्ट है इसलिए इसको टोल्ड होना है, तो ए रितु सेड गलत, बी रितु सेड गलत, 2 हट गया, केवल सी और डी दोनों में टोल्ड है, तो इसमें हम चेक करें। रितु टोल्ड मी दैट सी हैड सीन अ मूवी, ये सही आंसर है। क्यों? क्योंकि डी नंबर रितु टोल्ड मी दैट आई शो ए मूवी, आई प्रोनाउन को इसमें चेंज नहीं किया गया है, और हम जानते हैं कि आई जो फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो रितु इज ए गर्ल, सो आई के बदले हमने सी लगाया, तो आंसर सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द मोस्ट सुटेबल आंसर। डैश गॉड हैव मर्सी ऑन यू, तो ये हमारा एक विश है, हम विश करते हैं और विश करने में हम मे का यूज करते हैं। मे गॉड हैव मर्सी ऑन यू, तो ए में सही होगा। 19 वी डैश पे आवर टैक्सेस, ये सेंटेंस में हमें ड्यूटी बतलाया जा रहा है कि हमें अपना टैक्स पे करना चाहिए, तो ये हमारा सोशल एंड मोरल ड्यूटी है, इसलिए यहाँ पर हम मस्ट का यूज करेंगे। वी मस्ट पे आवर टैक्सेस, तो सी मस्ट करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी वॉज बॉर्न इन पोरबंदर, दिस सेंटेंस इज इन, तो ये जो सेंटेंस है विद इन इन्वर्टेड कोमा, ये किस टेंस में है? महात्मा गांधी वॉज है, तो वॉज हमेशा किस में लगता है? सिंपल पास्ट टेंस में, ये स्टेट की बात, पोजीशन की बात बता रहा है, तो इसलिए ये सिंपल पास्ट टेंस में है, तो ए प्रेजेंट कंटिन्यूअस गलत, बी पास्ट कंटिन्यूअस गलत, सी सिंपल पास्ट सही, डी प्रेजेंट परफेक्ट गलत। कंटिन्यूअस इसलिए नहीं होगा कि उसमें भी फोर लगता है, वर्ब में आईएनजी। परफेक्ट इसलिए नहीं होगा कि उसमें हैज या हैव लगता है, जो कि सेंटेंस में नहीं है, इसलिए सी सिंपल पास्ट सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश यू राइट अ लेटर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो इसमें हम लिखेंगे कैन यू राइट अ लेटर। में नहीं लगा सकते, परमिशन नहीं है। शुड और मस्ट भी यहाँ सुटेबल नहीं है, तो सुटेबल कौन होगा? बी कैन। कैन यू राइट ए लेटर, का आप लेटर लिख सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आई आस्क्ड हिम इफ आई डैश सी हिम। तो आई आस्क्ड हिम, ये आस्क्ड जो वर्ब है यहाँ ईडी लगा है। जब कभी सेंटेंस जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जिसमें दो क्लॉज हो, तो अगर फर्स्ट या सेकेंड एक क्लॉज पास्ट टेंस में हो तो अनदर क्लॉज भी पास्ट टेंस में होगा। इसलिए आई आस्क्ड हिम, तो यहाँ पर इफ आई के बाद पास्ट टेंस ही होना है। मस्ट पास्ट नहीं है, मे पास्ट नहीं है, शैल पास्ट नहीं है, इसलिए यहाँ कुड होगा सही आंसर, इफ आई कुड सी हिम। नेक्स्ट, द पैसिव वॉइस ऑफ मानी इज राइटिंग अ लेटर इज। पैसिव वॉइस बनाना है, मानी इज राइटिंग अ लेटर का पैसिव वॉइस बनाना है। तो जैसे कि पैसिव वॉइस के संदर्भ में हम जानते हैं कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, मेन वर्ब V3 में चला जाता है, और टेंस को चूंकि चेंज नहीं होना है इसलिए जो हेल्पिंग वर्ब होता है वही सेंटेंस का टेंस को बतलाता है। तो चलिए चेंज करते हैं, मानी इज राइटिंग अ लेटर। तो अ लेटर यहाँ ऑब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट बनेगा, तो जिसमें अ लेटर है वही सही आंसर होगा। तो ए मानी है इसलिए गलत, डी मानी से शुरू हो रहा है गलत, बी एंड सी दोनों में से हो सकता है। अब हम जानते हैं कि यहाँ जो मेन वर्ब है वो राइटिंग है, राइट है, राइट से राइटिंग बना है, तो इसके लिए हमें राइट को V3 बनाना होगा। जैसे हमारा रूल है राइट रोट रिटर्न, वो रिटर्न हो जाएगा, और इज टेंस बताता है इसलिए वो इज ही रहेगा। अब इज और रिटर्न हो गया तो इसकी कंटिन्यूटी कौन बताएगा, इसके लिए हम बीइंग लगाते हैं। तो देखें बीइंग कहाँ है, बी अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मानी, ये सही आंसर है। सी क्यों गलत हुआ, क्योंकि वहाँ पास्ट टेंस का सेंटेंस बना रहा है, वॉज रिटन बाय मानी, और यहाँ हमारा मानी इज राइटिंग अ लेटर है, तो यहाँ पर हमें टेंस को चेंज नहीं करने का परमिशन है, इसलिए हमारा आंसर बी होगा, जिसमें सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही है, जो कि हमारे क्वेश्चन में है। नेक्स्ट, अब ग्रामर कंप्लीट हो जाने के बाद हमारा आता है लिटरेचर सेक्शन। इस लिटरेचर सेक्शन में हमें सबसे पहले एक एक्सट्रैक्ट मिलता है, हमारे बुक से लिया जाता है, इस एक्सट्रैक्ट में से ही हमें आंसर ढूंढने हैं। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट with much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, "God of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much. But don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks." तो ये पैसेज हमारे लिटरेचर बुक फर्स्ट फ्लाइट से लिया गया है, अ लेटर टू गॉड चैप्टर से। तो ये समझ में। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 24, हु इज ही इन द फर्स्ट लाइन। यहाँ फर्स्ट लाइन में ही किसके लिए कहा गया है, तो ये यहाँ पर ही लेंचो के लिए कहा गया है जिसने लेटर लिखा था गॉड को, तो ये हमारा सी आंसर लेंचो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच मनी डिड लेंचो रिसीव। लेंचो ने कितना पैसा पाया भगवान के तरफ से। उसने 100 पेसोज मांगा था जिसमें से उसे 70 पेसोज मिला था, हमें पता है, इसलिए आंसर ए 70 पेसोज सही आंसर है। नेक्स्ट 26, हु आर अ बंच ऑफ क्रूक्स अकॉर्डिंग टू लेंचो। लेंचो के अनुसार बंच ऑफ क्रूक्स कौन थे। लेंचो के फ्रेंड नहीं, लेंचो के रिलेटिव नहीं, गॉड नहीं, कौन, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, क्योंकि उसे लगता था कि उसके जो बाकी के 30 पेसोज थे वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज ने ले लिए, इसलिए सही आंसर है डी, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द फ्रेज अ बंच ऑफ क्रूक्स मीन। अ बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब क्या है, अ ग्रुप ऑफ ऑनेस्ट पर्सन नहीं, अ ग्रुप ऑफ डिजऑनेस्ट पर्सन, हाँ बेईमान लोगों को उसने बंच ऑफ क्रूक्स कहा है। काइंड पीपल दयालु व्यक्ति, ब्रेव पीपल साहसी व्यक्ति नहीं, कौन, डिजऑनेस्ट पर्सन, तो बी नंबर सही होगा। नेक्स्ट है, आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट फ्लाइट है उस बुक से ही आप क्वेश्चन आंसर देखने हैं। व्हाट वाज द ओनली होप लेफ्ट इन लेंचोज हार्ट। लेंचो के दिल में कौन सा एकमात्र
उम्मीद था। ए हेल्प फ्रॉम गॉड, गॉड से हेल्प। बी हेल्प फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से हेल्प, रिलेटिव से हेल्प या गवर्नमेंट से हेल्प। तो उसको एक ही उम्मीद था, हेल्प फ्रॉम गॉड, इसलिए ए नंबर सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका का फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट कौन था, हम सबको मालूम है, नेल्सन मंडेला, इसलिए ये करेक्ट आंसर होगा सी, नेल्सन मंडेला। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू मंडेला हाउ मेनी ऑब्लिगेशंस एवरी मैन हैज। मंडेला के अनुसार हर मनुष्य के कितने ऑब्लिगेशन होते हैं, हमने पढ़ रखा है 2, इसलिए करेक्ट आंसर बी होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यंग शिगुल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज। यंग शिगुल बर्ड जो था वो उड़ने से डर रहा था, क्यों। ए हिज विंग्स वेर, उसके विंग्स छोटे थे। बी उसको साहस नहीं था उड़ने का। या सी वो उसने जो बहुत चौड़ा लंबा चौड़ा समुद्र था उसको देखकर डर रहा था। तो आपको डी आंसर सही होगा, बी एंड सी। उसको डर था कि मैं गिर जाऊंगा, हिम्मत नहीं कर पा रहा था, क्यों, क्योंकि उसने उस नीचे के समुद्र को देख लिया था, उससे भी वो डरा हुआ था। तो सही आंसर डी। नेक्स्ट, आपके बुक से एक स्टैंजा गिवन है और इस स्टैंजा को पढ़कर इसमें से आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। लेट्स रीड द स्टैंजा। व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, व्हाट इज ही टू डू। आई शो इट गो merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water। तो ये जो स्टैंजा है इसमें बॉल जो खो गया था बच्चे का उसके बारे कहा जा रहा है। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। These lines have been taken from the poem। ये कौन से पोएम से लिया गया है, तो बॉल वाली बात द बॉल पोएम में गिवन था, इसलिए डी होगा करेक्ट आंसर, द बॉल पोएम। नेक्स्ट, हु हैज़ रिटन दीज लाइन्स। इन लाइन्स को किसने लिखा है, तो द बॉल पोएम का जो पोएट होगा वही लिखा। तो बॉल पोएम का पोएट कौन था, जॉन बेरीमैन, इसलिए आंसर होगा बी, जॉन बेरीमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैज़ द बॉय लॉस्ट। बॉय ने क्या खोया, तो बॉल पोएम में बॉय ने बॉल खोया था, इसलिए सही आंसर होगा सी, बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच इज द ऑपोजिट ऑफ सैडली। सैडली का ऑपोजिट एंटोनिम ढूंढना है उस स्टैंजा में, वो क्या था, मेरीली, खुशी। सैडली मतलब उदास होता है, मेरीली मतलब खुशी खुशी होता है, तो इसका ऑपोजिट होता है मेरीली, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट के जो 5 क्वेश्चंस होंगे ये आपके सप्लीमेंट्री रीडर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से लिए गए हैं। तो नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। हु इज मिसेस पंफ्री। मिसेस पंफ्री कौन थी, तो हम सब जानते हैं मिसेस पंफ्री थी ट्रिकी की मालकिन। ट्रिकी डॉग जो था उसको जिसने पाला था वो थी मिसेस पंफ्री, इसलिए ए नंबर सही होगा, ऑनर ऑफ द डॉग, क्योंकि वो वेटनरी सर्जन नहीं थी, गार्डनर नहीं थी और राइटर भी नहीं थी, वो कौन थी, उस डॉग की ऑनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर हाउ मेनी डे और डेज वॉज ट्रिकी केप्ट विदाउट फूड। ट्रिकी को डॉक्टर ने कितने दिनों तक बिना भोजन के रखा, 2 दिनों तक, इसलिए आंसर बी होगा 2 days। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द थीप अ लिटिल डैश हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। थीप हरी सिंह के अनुसार फ्रेंड बनाने में क्या हेल्प करता है, ऑनेस्टी ईमानदारी, बी डिजॉनेस्टी बेईमानी, सी फ्लैटरी थोड़ा चापलूसी, डी करेज साहस। तो चापलूसी करना, बात में फंसाना, उसके अनुसार फ्रेंड बनाने के लिए हेल्प करता था, तो आंसर सी फ्लैटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द थीप यूज टू चेंज एवरी मंथ। थीप हरी सिंह हर महीने क्या चेंज करता था, तो वह अपना नाम चेंज करता था ताकि लोग उसे पहचान ना पाए, तो ए नंबर हिज नेम, ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिल वॉज ए डैश बाय प्रोफेशन। अनिल क्या था, उस अनिल का पेशा क्या था, ए राइटर, वह लेखक था, बी टीचर शिक्षक था, सी डॉक्टर, वह डॉक्टर था, या डी इंजीनियर, तो वो पेशे से राइटर था, वो मैगजीन के लिए आर्टिकल लिखा करता था। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि
इंग्लिश का मॉडल सेट 4 को सॉल्व करने के लिए आप अच्छी तरह सीख गए होंगे। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा इस पर कमेंट करें। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, जिससे कि वे भी इसे प्रैक्टिस करके अपना रिजल्ट बेटर कर सकें। और अगर आज तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि इसके बाद के आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर हो सके। थैंक्स।